हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिंपली मैट्रिक्स मींस अ टेबल विद रो एंड कॉलम। जैसे कि हमने जी मैट्रिक्स पढ़ा था या स्वॉट मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स मींस जिसमें कॉलम्स भी होंगे और रोज़ भी होंगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर पढ़े थे, चाहे फंक्शनल स्ट्रक्चर हो या डिविजनल स्ट्रक्चर हो या एसबीयू स्ट्रक्चर हो, उनकी जो हायरार्की थी वो टॉप टू बॉटम थी, यानी वो सिर्फ वर्टिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, उसका फ्लो सिर्फ वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल भी होता है। ठीक है, तो जब वर्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल भी है, ये कॉलम्स भी है और रोज भी है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सिंपली देयर इज अ डुअल अथॉरिटी सिस्टम। डुअल अथॉरिटी कैसे? देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दैट इज द चार्ट ऑफ मैट्रिक्स। टॉप मैनेजमेंट के बाद में सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीचे जो भी लिखा है मैं उसको डिस्कस नहीं करूं या इसके बारे में नहीं बताऊं, तो अगर ये टॉप लेवल है और उसके बाद में फंक्शन है, तो प्राइमा फेसी हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि इट इज़ सिंपली अ फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर। ये एक तरह का फंक्शनल स्ट्रक्चर ही तो है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट है और उसके बाद में हमने एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग फंक्शंस के बेसिस पे कर रखी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही तो पढ़ा था। ठीक है, तो इन स्टार्टिंग एट इनिशिएशन दैट इज सिंपली फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये जितने भी फंक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, दीज आर फंक्शनल मैनेजर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो टॉप पे कौन है? टॉप टू बॉटम जो हायरार्की चलेगी वो किसकी तरह चलेगी? वो फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह ही चलेगी। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ टॉप टू बॉटम होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी होती है। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो सिंपली ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, अब एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा कि क्या वो प्रोडक्ट फिजिबल है, क्या मार्केट में कस्टमर उसको परचेज़ करेंगे, उसका डिमांड कैसा रहेगा। मीन्स एक तरीके से उसकी प्रोटोटाइपिंग करना, मार्केट में लॉन्च करके देखना। ठीक है ना, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है, परमानेंट उसके बड़े लेवल पर उसका प्रोडक्शन, उसकी शेड्यूलिंग स्टार्ट कर दी जाए। और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनाइजेशन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करती है। ठीक है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो, ये जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ये परमानेंट इन नेचर होते हैं, और इनका जो हायरार्की है या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल है वो इस तरीके से वर्टिकल चलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले का इस तरीके से, सेल्स वाले का इस तरीके से, ये सारे वर्टिकल कवर करते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करती है, टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, अब टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही एक्सपर्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है या जो सेल्स मैनेजर है वो अपने अपने फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और उन्हीं फंक्शंस के लिए एक्सपर्ट भी होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो हेड होगा उसकी एक्सपर्टाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तक होगी और वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या सेल्स वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स तक होगी और वो उसी में एक्सपर्ट भी होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक न्यू प्रोजेक्ट, जैसे मान लो हम एक नया प्रोडक्ट ए लॉन्च करना चाहते हैं तो टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। दैट टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग
एज वेल एज सेल्स, एज वेल एज फाइनेंस, एज वेल एज पर्सनल। यानी ये सिर्फ फंक्शनल मैनेजमेंट की तरह काम नहीं करेगा, इट इज़ अ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रोजेक्ट ए की सेल्स, इसका फाइनेंस और इसका पर्सनल, कौन कौन से एचआर की रिक्वायरमेंट होगी, इन सारे क्रॉस फंक्शंस के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो ट्रेडिशनल जो फंक्शनल लेवल चलते थे, फंक्शनल मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है, उसमें फंक्शनल मैनेजर सिर्फ अपने अपने फंक्शंस में एक्सपर्ट होते थे और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैट्रिक्स, उसमें हायरार्की वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी चलती है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है दैट इज़ नॉट ओनली एक्सपर्ट और लायबल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग, that is also responsible for sales as well as finance and personal और marketing और जितने भी functions होंगे। that kind of task force, that kind of working style is called cross functional task force। ठीक है, अब मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ एज अ प्रोजेक्ट, कंपनी ने ये स्टार्ट किया, ए मार्केट में लॉन्च हुआ, कंज्यूमर्स ने इसे एक्सेप्ट किया, मार्केट में डिमांड हुई, इसकी एक फिजिबल रिपोर्ट मिली आपको, वायबल है ये प्रोडक्ट। तो अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर को परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर में। ठीक है, तो परमानेंट होने के बाद में अब पर्सन्स, मान लीजिए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे या इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, अब उनके लिए डुअल अथॉरिटी हो जाएगी। एक वर्टिकल अथॉरिटी दैट इज़ फंक्शनल मैनेजर, वहाँ से आने वाले जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो भी फॉलो करने होंगे और इनको जवाब भी देना होगा। नाउ आपका प्रोडक्ट ए परमानेंट हो चुका है, तो प्रोडक्ट मैनेजर ए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर को भी जवाब देना होगा, उनकी तरफ भी आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी और फंक्शनल मैनेजर्स की तरफ भी आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इसे बोलते हैं डुअल अकाउंटेबिलिटी, डुअल अथॉरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट, इसको मैं रब करती हूँ एक बार। मान लीजिए कि ये ए प्रोडक्ट है, परमानेंट हो गया, तो ए के लिए प्रोडक्ट मैनेजर भी क्या हो जाएगा, परमानेंट। बी प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो गया, आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो अब इसमें परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी वही टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर में, और ये कंप्लीट मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा जिसमें डुअल अथॉरिटी सिस्टम होगा। वर्टिकल अथॉरिटी होगी फंक्शनल मैनेजमेंट के पास में, और हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट भी हो गया ना, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ए, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बी। तो फंक्शनल मैनेजर्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किस तरीके से चल रही है, वर्टिकल, वहीं प्रोडक्ट मैनेजर्स की कैसे चलेगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स यूनिट, फाइनेंस यूनिट के एम्प्लॉयज़ किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एम्प्लॉयज़ किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होंगे, फंक्शनल मैनेजर की तरफ। तो जब हम कॉलम्स भी ड्रॉ करते हैं, जब हम रोज भी ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ, वर्टिकल अथॉरिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी भी है। देयर इज अ dual line of authority. The first one, functional managers who are permanent in nature. The second one, project manager who are temporary, but after permanent they are called product manager. तो एक ही एम्प्लॉय, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाला एक ही एम्प्लॉय दो तरफ जवाब देगा। वो अपने ऊपर काम करने वाले फंक्शनल मैनेजर को भी जवाब देगा, उसकी तरफ भी अकाउंटेबल होगा,
और प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ भी अकाउंटेबल होगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डुअल अथॉरिटी सिस्टम। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से ये सिस्टम काम करता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इन विच फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स आर combined simultaneously at the same level of organization. Employee has two superior product managers and functional manager. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट मैनेजर परमानेंट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स की तरह अपॉइंट होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। तो ये सिस्टम कैसे बनता है, क्या तरीका है इसे बनाने का, इसके लिए डेविस एंड लॉरेंस ने 3 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस एंड लॉरेंस देयर आर 3 फेसेस फॉर दिस मैट्रिक्स। कैसे बनेगा ये मैट्रिक्स, देखिए। सब फर्स्ट स्टेप इज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स कैसे, देखो, टॉप मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के अंदर ये फंक्शनल लेवल, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह ही काम करेगा। सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल, फाइनेंस, ठीक है। अब फर्स्ट हम क्या अपॉइंट करेंगे, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स हम कब अपॉइंट करते हैं, जब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए लॉन्च करना है, स्टार्टिंग में इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट। तो ए के लिए कौन अपॉइंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ टेम्परेरी इन नेचर एंड इट इज़ अ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकॉज इस प्रोजेक्ट मैनेजर को सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल और फाइनेंस, इसके अलावा जितने भी फंक्शनल एरिया है सबकी नॉलेज भी होगी, सबकी एक्सपर्टाइज भी होगी और ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ठीक है। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ किसको रिस्पॉन्स करेंगे, इस प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ टेम्परेरी नेचर एंड द फर्स्ट स्टेप इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, दैट इज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल क्यों है, क्योंकि इसका काम सिर्फ एक ही फंक्शन तक लिमिटेड नहीं है, सारे फंक्शंस के बारे में इसको नॉलेज है और ये सारे फंक्शन इस प्रोडक्ट ए के लिए एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। अब जैसे ही प्रोजेक्ट मार्केट में वायबल हो गया, कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे परमानेंट प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर ए, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कंपनी ने कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया बी, तो स्टार्टिंग में कौन अपॉइंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर बी, दैट इज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। जब प्रोजेक्ट मार्केट में वायबल है, एक्सेप्टेबल है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो परमानेंट हो जाएगा और परमानेंट होने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर बी, ठीक है। और ये उसके अंडर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़। वैसे ही मान लीजिए एक और प्रोडक्ट है, वही सीक्वेंस फॉलो होगी। फर्स्ट क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, सेकंड प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, एंड लास्ट जब ये प्रोडक्ट मैनेजर्स भी परमानेंट हो गए तो ये एक डुअल अथॉरिटी कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, जिसमें हायरार्की वर्टिकल यानी कि टॉप डाउन भी चल रही है। टॉप डाउन हायरार्की किस तरीके से चलेगी, यहाँ फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, ठीक है, फंक्शनल मैनेजर्स, और हॉरिजॉन्टल किस तरीके से चलेगी, इस तरीके से। और हॉरिजॉन्टल कौन रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर प्रोडक्ट मैनेजर्स, ठीक है ना। तो जब डुअल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, कॉलम्स भी हैं, रोज भी हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर 3 फेजेस में रेडी होगा। द फर्स्ट वन इज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, जिसमें कौन आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट वायबल होने के बाद, एक्सेप्टेबल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर में। द सेकेंड स्टेप इज
प्रोडक्ट मैनेजर। और इसी तरीके से जब प्रोडक्ट मैनेजर भी परमानेंट हो जाएंगे तो डुअल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी रेडी हो जाएगी, दैट इज़ अ मैच्योर मैट्रिक्स, जिसमें हर एम्प्लॉय दो अथॉरिटीज़ को जवाब देगा। द एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल फॉर टू अथॉरिटीज़, डुअल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, वर्टिकली फंक्शनल मैनेजर्स and horizontally product manager. That is the 3 step or 3 phases of Davis and Lawrence for matrix structure. Now we talk about the advantages and disadvantages of matrix structure. देखिए advantages की अगर हम बात करें तो project objectives are very clear. जब हम एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंटरप्ट किए बिना ऐड करना, उनकी वायबिलिटी चेक करना, ठीक है, उनके रिजल्ट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें क्या होंगी, विजिबल होंगी, क्योंकि आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अथॉरिटी है जो पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर वो प्रोजेक्ट नहीं चलता है तो उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोडक्ट लाइन को उस स्ट्रक्चर से बाहर कर देना, बंद कर देना। ऐसा करने से यानी कि किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना या किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो नहीं चल रहा है उसे बंद कर देना, ये इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो एडिशन और रिमूविंग द प्रोडक्ट लाइन इज़ वेरी ईजी। से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, डायरेक्ट विजिबल रिजल्ट एंड शटिंग डाउन रिलेटिवली ईजी। ठीक है ना, बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव प्लानिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तभी हम इस चीज़ के बेनिफिट्स को उठा पाएंगे। देखो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें डुअल अथॉरिटी सिस्टम चलता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। हम एक ही स्ट्रक्चर को नहीं संभाल पाते। जब हमारा अथॉरिटी जो है वो वर्टिकल चलता है तो यहाँ तो डबल डबल है, हर चीज़ डबल, डुअल बजट अथॉरिटी, डुअल सोर्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब एक ही एम्प्लॉय को 2 जगह से ऑर्डर मिलेंगे, 2 जगह उसे रिपोर्ट देनी है। अगर अवार्ड मिलेगा तो दोनों जगह से मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा तो भी दोनों जगह से मिलेगा। हर चीज़ की क्या हो रही है यहाँ पर, डुप्लीकेसी। आपने फंक्शनल मैनेजर्स भी रखे हैं, आपने प्रोडक्ट मैनेजर भी रखे हैं, और मैनेजर्स की सैलरीज आपको डबल सैलरीज अफोर्ड करनी पड़ेगी, तो इसके ओवरहेड, इसकी कॉस्ट भी अपने आप में क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और नहीं तो फंक्शनल मैनेजर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स है तो मैनेजर्स ही ना, मैनेजरियल लेवल ही ना, इनका हमेशा आपस में क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, चाहे वो रिसोर्सेज को लेकर हो, चाहे वो पावर को लेकर हो, इन सब चीज़ों को लेके हमेशा इनमें क्या रहेगा, एक बैटल छिड़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो दूर होते जाएंगे। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी, हायर ओवरहेड, और हर चीज़ क्या रहेगी, डुअल रहेगी। तो इसके लिए एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शनल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बैटल हमेशा बना रहता है रिसोर्सेज को और पावर को लेके। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या डिफेंस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केट या एनवायरनमेंट काफ़ी हॉस्टाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है और हमें फ्रिक्वेंटली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं। ठीक है, तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, मैट्रिक्स। बट फिर भी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर नहीं है।